Hi, and welcome to Astute Knowledge Academy. This is Kunal, and today in this lecture, we will discuss what is political theory and approaches need to study political theory. But before I begin, I publish new topics of political science every day, so be sure to subscribe my channel and ring the bell icon to get notified about our latest videos. Let's get started. Today in this lecture, we'll discuss what is political theory. But before understanding what is political theory, we need to understand what is theory. जैसे आप सिद्धांत भी कहते हो, सिद्धांत होता क्या है? ठीक है, बेसिकली what is theory? A theory is a careful thought out explanation for observation of the natural world that has been constructed using the scientific method. जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस पॉलिटिकल साइंस, लेकिन उसके पहले हमने साइंस क्या होता था ये समझने की कोशिश की थी। उसी तरह से जो थियरी होती है ये एक साइंटिफिकल मेथड यूज किया जाता है। कोई भी सिद्धांत को अगर आप प्रूव करना चाहते हो, हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे जब प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस के ऊपर डिस्कस किया था कि साइंस में कोई भी अगर कोई भी थियरी या कोई भी थीसिस को, हाइपोथीसिस को अगर एक्सप्लेन करना है तो एक साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें प्रिडिक्शन होता है, एनालिसिस होता है और फाइनली एक यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला जाता है जो कि हर जगह सेम होता है, यूनिवर्सल होता है। उसी तरह से सिद्धांत भी जो है वो आपको प्रूव करने पड़ते हैं साइंटिफिक मेथड से, एंड विच ब्रिंग टुगेदर मेनी फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस। थियरीज implies both science as well as philosophy। सिर्फ साइंटिफिक ही टर्म का यूज नहीं करते हैं हम। जब हम पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं तो हम फिलोसॉफिकल, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, अलग 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 तरह से हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थियरी में। साइंटिफिक मेथड तो हम यूज करते हैं, साथ में हम फिलोसॉफिकल मेथड भी यूज करते हैं। To understand theory when applied to politics would mean understanding politics as a theory, as a science, and also as a philosophy, right? When we study about any political term or any political ideas or theories, we do not study it only as a normative approach, है ना? एक ट्रेडिशनल अप्रोच या फिलोसॉफिकल अप्रोच की तरह ही हम उसे स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे साइंटिफिक या एम्पेरिकल मेथड में भी स्टडी करते हैं। A theory helps us identify what is happening in a particular case of politics. It helps us to explain why an event occurred and to predict the future event. पॉलिटिकल थियरी में बेसिकली हम जो भी इवेंट पास्ट में हो चुका है उसका स्टडी करते हैं, जो भी करंट में स्टडी, जो भी इवेंट अभी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, हम उसका भी स्टडी करते हैं और उसी से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, है ना? बेसिकली तीन एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं पॉलिटिकल थियरी के। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट that have shaped our politics, including freedom, equality, individuality, democracy and justice, है ना? बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज है, कंसेप्ट्स है जिनका हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थियरी में। किस चीज़ के लिए? उन चीज़ों को समझने के लिए कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाई फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर अस, व्हाट इज इक्वलिटी, व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वलिटी, क्यों होनी चाहिए समाज में समानता। इन सारी चीज़ों का स्टडी हम किस में करते हैं? पॉलिटिकल थियरी में करते हैं। ठीक है। Importantly, political theory is a part of political science that explores what better political world would look like and how we can create it। एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा वर्ल्ड किस तरह से होना चाहिए और हम अपने जो सोसाइटी है, हमारे स्टेट को और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसका हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थियरी में, विच इज़ ऑल्सो इट इज़ पॉलिटिकल थियरी इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थियरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पॉलिटिकल आइडियाज किस तरह से होते हैं, फ्रीडम, इक्वेलिटी, राइट, लिबर्टी, सोविनिटी, लॉ, इस तरह से जो है वो आपके पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं। एंड वैल्यू लाइक जस्टिस, पावर एंड डेमोक्रेसी दैट वी यूज टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड एसेस पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। क्या करते हैं हम? इन सारी चीज़ों का, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं
उसी के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसे समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से हम उसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। Basically, political theories are formulated to explain, predict, and understand phenomena, and in many cases to challenge and extend existing knowledge within the limit of critical bounding assumptions। एक कोई भी एक बाउंड्री होती है, एक assumptions होते हैं, हम उसके आगे जाकर इसका स्टडी करते हैं। बहुत सारे थिंकर्स ने अपनी वेरियस डेफिनेशंस दी है पॉलिटिकल थियरी के, जैसे कि एंड्रयू हैकर की डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जर्म मिनो की है, डब्ल्यू सी कॉकर की डेफिनेशन है। जैसे कि हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस के भी हेरोल्ड लास्की सबसे इंपॉर्टेंट उनकी डेफिनेशन होती है। जॉर्ज सेबिन ने भी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डेफिनेशन दी थी। वैसे ही आज हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट थिंकर्स और उनकी डेफिनेशंस पॉलिटिकल थियरी की। फर्स्ट विल डिस्कस जॉर्ज सेबिन। George Sabin says that it is anything about politics or relevant to politics. According to George Sabin, political theory क्या होती है? Anything which is related or relevant to politics. Politics में आने वाली हर एक चीज जो है क्या होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल थियरी होती है, ऐसा कहना है जॉर्ज सेबिन का। अब देखते हैं डेविड हेल्ट ने क्या कहा था। डेविड हेल्ट डिफाइंस पॉलिटिकल थियरी एज नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं कंसेप्ट के, उनको इक्वली स्टडी किया जाता है। एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इन्वॉल्विंग आइडियाज, अजम्पशंस एंड स्टेटमेंट अबाउट द नेचर एंड पर्पस एंड की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड अबाउट द पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, जनरलाइजेशन करते हैं हम सारी ही चीज़ों का स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टडी करते हैं क्या? नहीं। या कोई एक स्पेसिफिक टर्म का स्टडी करते हैं क्या? नहीं। हम ऑल ओवर उसका स्टडी करते हैं कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल टेक डेमोक्रेसी। अब हम जब डेमोक्रेसी का स्टडी करते हैं तो इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी ही क्यों रिलेवेंट है? दूसरे भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है ना। एरिस्टोक्रेसी हो गया आपका, कम्युनिज्म हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो गई, सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो गई, फिर भी हम डेमोक्रेसी ही क्यों यूज करते हैं? हमारे लिए डेमोक्रेसी ही क्यों अच्छी है ना? इन सारी चीजों का हमें स्टडी करना है। और डेमोक्रेसी अगर इंडिया में है तो इंडिया के लोग, जो रिपब्लिक है हमारी, जो लोग है, सिटीजन्स है, उनके लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी हमारे लिए। इन सारी चीजों का स्टडी हम किस में करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में। ऐसे किसका कहना है? डेविड हेड। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है, तो बिल्कुल नोट करिएगा इसे। आगे कहते हैं डेविड हेल्ड, पॉलिटिकल थियरी इन इट्स नेचर, पॉलिटिकल थियरी इज अ फॉर्मल, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रोसेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे भी आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। देखिए, पॉलिटिकल थियरी का सिलेबस बहुत बड़ा है, सारे टर्म्स को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप हर एक टर्म के साथ कोई एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ का, कोई भी एक अगर आप रियल लाइफ का एग्जांपल अगर उसके साथ ऐड कर देते हो तो उसे समझने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे हमने अभी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से फिर से लेते हैं, इक्वलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सो इट इन इट्स नेचर पॉलिटिकल थ्योरी इज अ फॉर्मल, लॉजिकल, सिस्टमैटिक एनालिसिस। क्या करना है हमें? सिस्टमैटिक एनालिसिस, यानी कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के, है ना। सिस्टमैटिक होता है, उसके बाद आपका साइंटिफिक होता है, ठीक है, मैथमेटिकल होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी होता है, जो कि हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने वाले। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, कोई भी एक पॉलिटिकल आइडिया या पॉलिटिकल एक्टिविटी का आपको स्टडी करना होता है बाय प्रोसेस। इट इज मेथड, एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी एंड एक्सप्लेनेटरी। हर एक मेथड, मेथड किस तरह से होनी चाहिए आपकी? पहले तो आप नेचर स्टडी करोगे, उसके बाद में मेथड यूज होनी चाहिए। आप क्या करोगे? वहां पे एक्सप्लेन करोगे कोई भी अगर एक पॉलिटिकल आइडिया, कंसेप्ट, पॉलिटिकल इवेंट या पॉलिटिकल फेनामेना को आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है, स्टडी करोगे साथ में। In its objective, an attempt to give order, coherence and meaning to what may be referred to as political। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेविड हेल्थ की डेफिनेशन, अच्छे से ध्यान दीजिए। Now that we know political theory is a subfield of political science,
It is also concerned with political ideas, values, concepts, and explanation of prediction of political behavior. पॉलिटिकल आइडियाज हमने देखी है किस तरह से पॉलिटिकल आइडियाज होती है, राइट। उसी के साथ हमने देखा है कि एक्सप्लेनेशन, कोई भी कंसेप्ट का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इसे इसलिए ही हम इसे साइंटिफिक भी कहते हैं, इम्पेरिकल भी कहते, इम्पेरिकल वे में भी पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी किया जाता है। एक होता है नॉर्मेटिव, जिसमें आपके पॉलिटिकल वैल्यूज कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जिसे आप फिलोसॉफिकल या ट्रेडिशनल वे में स्टडी करोगे। दूसरा हो जाएगा आपका इम्पेरिकल, यानी कि साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी एक इवेंट को आप एक्सप्लेन करोगे, उस इवेंट का फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका प्रिडिक्शन करोगे, साथ में ही आप पॉलिटिकल बिहेवियर का भी स्टडी करोगे, जो कि हम बिहेवियरलिज्म में पढ़ने वाले हैं आगे। नाउ व्हाट इज द एम, इंपॉर्टेंट गोल क्या है पॉलिटिकल थियरी का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एम या गोल्स क्या है पॉलिटिकल थियरी के, तो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड जनरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल फेनोमेना एंड पॉलिटिकल बिहेवियर्स, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, एम क्या होते हैं पॉलिटिकल थियरी के, गोल्स या एम्स, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइबिंग एनी पॉलिटिकल इवेंट फेनोमेना और एक्सप्लेनिंग दैट इवेंट एंड प्रिडिक्टिंग दैट पॉलिटिकल इवेंट के फ्यूचर में उस इवेंट का क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। Now let's look at some characteristics, nature of political theory या features of political theory. Political theory explains the individual, society and history. They test the nature of individual and society, how a society is formed and how does it work, what are its main elements, which are the main sources of conflict and how they can be sorted out. कोई भी सोसाइटी का एक इनइक्वेलिटी का एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, एक इंडिविजुअल, सोसाइटी और हिस्ट्री का स्टडी करता है। हिस्ट्री में आप देख लीजिए कि एंशियंट मिडाइवल पीरियड में इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्टिज्म था, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था बहुत ज़्यादा। तो वो क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल पीरियड में हमने उसका स्टडी किया है कि हिस्ट्री में इंडिया में इस तरह से चीज़ें होती थी, ठीक है। सोसाइटी में भी ये चीज़ें प्रिवेल करती थी। सोसाइटी में भी क्या था, ऊंच नीच, जाति धर्म, है ना, गोरा काला, बहुत सारे है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में तो भरे पड़े हैं डिस्क्रिमिनेशन, गिनते ही चाहे कितने भी गिना लूँ मैं वो कम ही पड़ेंगे, ठीक है। उन सारी चीज़ों का स्टडी करना हिस्ट्री में, उसे एक्सप्लेन करना सोसाइटी में वो किस तरह से चल रहे हैं और एक इंडिविजुअल के लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों का स्टडी हम पॉलिटिकल थियरी में करते हैं। साथ ही पॉलिटिकल थियरी आर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। This means that though the objective of an investigator is to describe the nature of the state, but this investigator can be a philosopher, historian, economics, आर्कबिशप और सोशलिस्ट। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक एनी सिंगल इंडिविजुअल या कोई एक सब्जेक्ट से कंसर्न ही जो है वो स्टडी कर सकता है पॉलिटिकल थ्योरी का। इट कैन बी एनी वन, है ना, कोई भी स्टडी कर सकता है। जैसे ये कोई भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर या कोई भी एक फिलोसोफर अपनी थियरी दे सकता है, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता है। उसी के साथ में हिस्टोरियंस भी पॉलिटिकल थियरी का यूज करते हैं। अगर कोई भी एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताना होगा तो उस वक्त किस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ वर्क करती थी, उसका क्या सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस था, उसका स्टडी करते हैं। साथ में इकोनॉमिक्स भी स्टडी करते हैं। आर्क बिशप और सोशलिस्ट, जो कि सोशलिज्म के फॉलोअर है, जिन्हें हम सोशलिस्ट थिंकर कहते हैं, मार्क्स के फॉलोअर्स, तो वो भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसका। आर्क बिशप यहाँ पे एक वर्ड दिया, आर्क बिशप क्या होता है, धर्मगुरु जो होते हैं हमारे, ठीक है। आर्क बिशप यानी कि ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से रिलेट करते हैं आर्क बिशप्स, वो भी इनका स्टडी करते हैं। हिंदी में इसे धर्मगुरु जो होते हैं हमारे, ठीक है, उन्हें धर्मगुरु को आर्क बिशप कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियरी इज नॉट ओनली to understand and explain the political reality, but also to collect resources for social changes and to increase the historical process. सिर्फ स्टडी करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उन स्टडीज से हमें कुछ रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है जो कि हमें सोशल चेंज लाने में मदद करेंगे। अगेन वही डिस्क्रिमिनेशन वाला एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया,
पॉलिटिकल इवेंट्स में एंशियंट इंडिया में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का स्टडी किया है, उसका आज क्या इफेक्ट होता है, और अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सोशल चेंज हमें लानी चाहिए, है ना। ऊंच नीच वाली भावना भावना हो गई, गरीबी अमीरी, रेशियल, कास्ट, जेंडर, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको खत्म करने के लिए क्या सोशल चेंजेस लाने चाहिए, उसका भी स्टडी पॉलिटिकल थियरी में किया जाता है। सिर्फ उस इवेंट का स्टडी नहीं किया जाता, उसे मॉडिफाई भी किया जाता है और उसे और बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी को इसका स्टडी किया जाता है। पॉलिटिकल थियरी इंक्लूड्स आइडियोलॉजीज। In a day-to-day language, ideology means an arrangement of faith, value, ideas which governs the people. ठीक है, आइडियोलॉजी, ट्रेडिशंस जिसे हम कहते हैं, क्या होती है आइडियोलॉजी? बेसिकली बहुत सारी आइडियोलॉजी थी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरिज्म, प्लूरलिज्म, सारी आइडियोलॉजीज का हमें आगे स्टडी करना है। तो पॉलिटिकल थियरी में सिर्फ एक कंसेप्ट या वैल्यू का स्टडी नहीं किया जाता है, वेरियस आइडियोलॉजीज का भी स्टडी किया जाता है। डे टू डे लाइफ में उन आइडियोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, या वो आइडियोलॉजी किस तरह से गवर्न कर रही है लोगों को, उसके बारे में भी स्टडी किया जाता है। In modern world, we have various ideologies like liberalism, Marxism, socialism, etc. Since Plato to till date, every political theory is a reflection on the form of political ideology. किस तरह से जो पॉलिटिकल थियरी का एक रिफ्लेक्शन प्लेटो के टाइम से हम देख रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिक्स जो टर्म ही है वो ग्रीक वर्ड से आई थी, पोलिस, राइट। पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिक्स टर्म ही आई थी ग्रीक वर्ड पोलिस से। तो वहाँ से लेके हमें आज तक का कंटेम्प्रेरी पीरियड तक जितना भी फिलोसोफर्स की आइडियोलॉजीज आ चुकी है, उनकी फिलोसॉफीज आ चुकी है, उन सब का स्टडी करना है। साथ ही में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का और पॉलिटिकल बिहेवियर्स का, उसका भी सोसाइटी में किस तरह से उनका इन्फ्लुएंस होता है, उन सारी चीज़ों का हमें स्टडी करना है पॉलिटिकल थियरी में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और इसी ही आप नेचर ऑफ पॉलिटिकल थियरी या फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी भी कह सकते हो। Now we'll discuss the branches of political theory. There are mainly two branches of political theory. First one is normative approach. ठीक है, दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, मेथड्स भी आप इसे कह सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मेटिव, जिसे आप क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हो। उसके बाद दूसरा होता है इम्पेरिकल मेथड। इम्पेरिकल ये पॉलिटिकल टर्म है, किसके लिए? साइंटिफिक वर्ड को ही इम्पेरिकल कहा जाता है पॉलिटिकल टर्म में। ठीक है, तो इम्पेरिकल स्टडी भी किया जाता है इसमें। तो दो वे से जो है वो पॉलिटिकल थियरी का स्टडी किया जाता है, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल। नाउ नॉर्मेटिव थियरी इज कंसर्न्ड विद वैल्यूज, एनालिटिक्स, हिस्टोरिकल एंड स्पेकुलेटिव कंसर्न्स। किस चीज के ऊपर ज्यादा इंफेसिस दिया जाता है? वैल्यू, इथिक्स, मोरालिटी, है ना, जैसे आप नैतिकता भी कहते हो अपनी, उन सारी चीज़ों पे जो है नॉर्मेटिव थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंफेसिस दिया जाता है। नॉर्मेटिव थ्योरी को ही ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद में जो इम्पेरिकल थ्योरी जो होती है, साइंटिफिक थ्योरी, इसमें कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल फेनोमेना को आप किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो? साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, एक एग्जैक्ट कंक्लूजन लाने की कोशिश करते हो। इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? एम्पेरिकल मॉडर्न थ्योरी जितनी भी है वो किस में आती है? एम्पेरिकल में। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी बाय एलमंड एंड पावल, ये सारी एम्पेरिकल थ्योरीज में आते हैं। Normative theory states that value and morality ought to be principle to guide politics, and one should look for what ought to be rather than what is. क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है नॉर्मेटिव थ्योरी में। एक्चुअली किस चीज़ पे देना चाहिए ज़्यादा कि व्हाट इज, क्या इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। लेकिन ये कैसी है नॉर्मेटिव थ्योरी? उटोपियन भी कहा जाता है इसे, है ना, आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक थ्योरी है ये, रियलिस्ट नहीं है। मॉडर्न थ्योरी कैसी है? रियलिस्ट है। वो क्या इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर स्टडी करते हैं सोसाइटी में, कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट का या कोई भी एक पॉलिटिकल फेनोमेना का, कैरेक्टर का। नॉर्मेटिव इज आइडियलिस्टिक एंड फोकस्ड एंड ऑन व्हाट आउट टू बी इन प्लेस व्हाट इज, क्या होना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दिया जाता है नॉर्मेटिव थ्योरी में।
आइडियलिस्ट थिंकर का एग्जाम्पल आप कमेंट में मुझे बताइए, हु इज द कॉइनर ऑफ आइडियलिज्म, और आइडियलिस्टिक थिंकर कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली और कार्ल मार्क्स, ये आपके ऑप्शन है। कमेंट में जरूर बताना हु इज द आइडियलिस्टिक थिंकर अमंग दिस फोर। Plato's concept of ideal state, Aristotle's best possible state, and St. Augustine city of God, these are some examples of normative theory. ट्रेडिशनल theory के ये कुछ एग्जाम्स है जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए। उसी के साथ एरिस्टोटल ने कहा था कि अलग अलग फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती है और हमारे लिए कौन सी, और हमारे लिए इन द सेंस कि उस टाइम जो ग्रीस में कौन सी गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर सकती है उसके ऊपर एरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्टडी किया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, और उन्होंने उसी से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि ग्रीस, एथेंस के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है। उसी के साथ सेंट ऑगस्टीन, ठीक है, ये एक सेंट थे, क्रिश्चियन सेंट, उन्होंने, उनकी एक बुक थी द सिटी ऑफ गॉड, उस पर भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से स्टेट होना चाहिए, गॉड का कितना इंपॉर्टेंस होता है रन करने में सोसाइटी को। ठीक है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच, देयर थ्योरी इज वैल्यू लेडन एंड फैक्ट फ्री। यहाँ पे फैक्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, फैक्ट्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस या एम्फेसिस नहीं दिया जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, नॉर्मेटिव थ्योरी के आप एग्जांपल, ट्रेडिशनल थ्योरी, जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच में हम बहुत सारे अप्रोचेस पढ़ते हैं वो सारे नॉर्मेटिव अप्रोचेस के पार्ट होंगे। अब देखते हैं इंपेरिकल साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है। इंपेरिकल थ्योरी, एम्पिरिज्म, साइंटिफिक स्टडी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड रिसर्च। ये नॉर्मेटिव थ्योरी अगर वैल्यू बेस्ड थ्योरी है तो इंपेरिकल थ्योरी कैसी होती है आपकी? फैक्ट बेस्ड होती है, फैक्ट सच्चाई के ऊपर बनी हुई होती है। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन या कोई भी एक यूटोपियन बात यहाँ पे समझ में, मतलब समझाई नहीं जाती है, कोई भी यूटोपियन बात जैसे कि जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है रियल लाइफ में, हाँ, तो उसके बारे में यहाँ पे स्टडी नहीं किया जाता है। ये फैक्ट वैल्यू फ्री है लेकिन यहाँ पे फैक्ट बेस्ड है। दे कीप फैक्ट सेपरेट फ्रॉम द वैल्यू एज दे फोकस ऑन व्हाट इज। नॉर्मेटिव थ्योरी व्हाट आउट टू बी पे फोकस करता है और एम्पेरिकल थ्योरी व्हाट इज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। कुछ मेजर फॉलोअर्स हैं यहाँ पे जैसे कि डेविड ईस्टन जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म दिया था। उसी के साथ सिस्टम थ्योरी जिसे आप इनपुट आउटपुट थ्योरी भी कहते हो, रॉबर्ट डायल, कार्ल डूच, एलमंड एंड पॉवेल जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली इंपेरिकल थ्योरी में जितने भी मॉडर्न थ्योरीज आपकी आती है, मॉडर्न अप्रोचेस या मॉडर्न मेथड में जितने भी अप्रोचेस आते हैं, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, वो सारे क्या है? एग्जाम्पल है इंपेरिकल थ्योरी के। Now, the study of political science, and in the process of search for political truth, certain procedures must be followed. These procedures are defined as approaches, methods, techniques and strategies. कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी या कोई भी पॉलिटिकल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या फेनोमेना की आप स्टडी करते हो तो एक मेथड आपको यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए दो तरह के इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए हैं। अभी हमने देखा था नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल। तो नॉर्मेटिव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, और एम्पेरिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच को ही मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो मेन अप्रोचेस है पॉलिटिकल थियरी को स्टडी करने के। ये एक मेथड है, एक टेक्निक है कि किस तरह से आपको पॉलिटिकल थियरी का स्टडी करना जाता है, किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड है? वैल्यू बेस्ड अप्रोच है और फैक्ट फ्री है, यहाँ पे फैक्ट को इम्फेसिस नहीं दिया जाता है। मॉडर्न अप्रोचेस फैक्ट बेस्ड है, यहाँ पे वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देखते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच। दीज आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सारी मेथड्स है, इसी के यूज से आप क्या कर सकते हो? पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी कर सकते हो। वहीं पे मॉडर्न थ्योरी में है बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। ये कुछ मॉडर्न अप्रोचेस में आने वाली थ्योरीज है जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। इसी के साथ इसमें कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज भी होती है। ठीक है, जैसे कम्युनिटेरियन थ्योरी हो गया, मार्क्सियन थ्योरी, इनको कंटेम्प्रेरी थ्योरीज भी कहा जाता है। यानी कि तीन
मेथड्स है, अप्रोचेस है जो कि जिससे हम पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी कर सकते हैं। आगे हम वन बाय वन सबका स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विथ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही क्या कहा जाता है, क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है, इसे याद रखना। और मॉडर्न अप्रोच को एम्पेरिकल और बिहेवियरल अप्रोच भी कहा जाता है। So let's start with understanding what is traditional approach. Traditions, नाम में ही उसका मतलब छिपा है। ट्रेडिशंस, कल्चर्स, वैल्यू, सोसाइटी में अलग अलग तरह के ट्रेडिशन होते हैं। हर एक सोसाइटी के, हर एक कास्ट के अलग ट्रेडिशन होते हैं। सबका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है ना। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कल्चर का इम्पोर्टेंस है, जैसे हमें पता है। The traditional approach is a value-based approach and lays emphasis. It focuses on the inclusion of value to the study of political phenomena. कोई भी पॉलिटिकल फेनामेना या पॉलिटिकल इवेंट का स्टडी करने के लिए वहाँ पे उसकी वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कितना उसका मूल्य क्या है उसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है। लेकिन फैक्ट्स के ऊपर, क्या सच्चाई है, ट्रुथ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। द एडहेरेंट ऑफ दिस अप्रोच बिलीव्स दैट the study of political science should not be based on fact alone, since fact and values are closely related to each other. According to the supporters of traditional approach, they believe that the study of political science cannot be done purely by scientific method. Scientific method से study नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं किया जाना चाहिए, आगे देखते हैं हम। Since the day of Plato and Aristotle, the great issue of politics have revolved around normative orientations. ठीक है, since the period of Plato हम देख रहे हैं कि जो values और ट्रेडिशंस के अराउंड ही जो है वो घूम रहा है आपका पॉलिटिकल थियरी, एंशियंट पीरियड से लेके अब तक। तो वहाँ पे वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ऐसा ट्रेडिशनल थिंकर्स का कहना है। सपोर्टर्स देखते हैं कौन कौन है सपोर्टर्स। इस ट्रेडिशनल अप्रोच के सपोर्टर्स कौन आ जाएंगे, जो कि फिलोसॉफिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच के जितने सपोर्टर्स है वो सब ट्रेडिशनल अप्रोचेस के भी सपोर्टर बनेंगे। वहाँ पे बिहेवियरलिज्म या मॉडर्न अप्रोचेस में हम देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा था एलमेंट पावेल, उसी के साथ चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, ये सारे मॉडर्न अप्रोचेस के सपोर्टर है। यहाँ पे आपका हो गया एरिस्टोटल आ गए, उसी के साथ में जॉन लॉक जो कि लीगल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में ज़्यादा बिलीव करते थे। हैरोल्ड लास्की आ गए, जॉर्ज सैबिन, प्लेटो, जो आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं वो सारे ट्रेडिशनल अप्रोच के सपोर्टर्स रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फीचर्स क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर लार्जली नॉर्मेटिव एंड स्ट्रेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ पॉलिटिक्स। द emphasis is on the study of different political structures. The traditional approaches made very little attempt to relate theory and research. ज़्यादा थियरी या साइंटिफिक वे में कोई भी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, कोई एक एग्जैक्ट कंक्लूजन पे आने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो व्हाट इज पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, व्हाट आउट टू बी पे ज़्यादा इनका इम्फेसिस होता है, वैल्यूज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सोसाइटी में। जिस तरह से आजकल हमारी गवर्नमेंट चल रही है ना, कल्चरल नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है हमारी, ये कल्चरल नेशनलिस्ट, एक डिस्टिंक्ट कल्चर को लेकर, एक डिस्टिंक्ट कास्ट या रिलीजन को लेकर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है हर एक चीज़ को। तो वहाँ पे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, हिंदुइज्म को अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हिंदुइज्म की जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है ना। जैसे कि बैनिंग ऑन स्लॉटरिंग ऑफ काउ, उसके ऊपर बैन लाया है ना। वाई, बिकॉज गौ माता हम कहते हैं ना, काऊ को हम जो है वो गौ माता कहते हैं, हम माँ की तरह उनको कंसिडर करते हैं हिंदुइस्ट आइडियोलॉजी में। इस तरह के कुछ वैल्यू को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ट्रेडिशन का। दिस अप्रोचेस बिलीव दैट सिंस फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, स्टडीज इन पॉलिटिकल साइंस कैन नेवर बी साइंटिफिक। अगर यहाँ पे वैल्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो उसी के साथ हम इसका प्योरली साइंटिफिक वे में स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज साइंस में वैल्यू का इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। वो फैक्ट पे बिलीव करते हैं, जो भी सामने है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जिसको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो स्टडी है वो प्योरली साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, या हो भी नहीं सकता ऐसा, ट्रेडिशनल मेथड के जो सपोर्टर्स है, एडवोकेट्स हैं, उनका कहना है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कौन से अप्रोच आते हैं। फर्स्ट फिलोसॉफिकल अप्रोच, उसके बाद हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच। ठीक,
देखिए इसी के अंदर इसके मीनिंग छिपे हुए, फिलोसॉफी हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल यानी कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और लीगल यानी कि जुडिशरी जो भी होती है हमारी। आगे देखते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफी बेसिकली क्या होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस देखा था फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल साइंस के बीच में, ठीक है। तो एक बार अगर आपने देखा नहीं है लेक्चर, प्लीज जाके देख लीजिए, वो बेसिक्स है। अगर वो आपको समझ में आता है तो आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो फिलोसॉफिकल अप्रोच इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कुड बी ट्रेस्ड इन दी राइटिंग्स ऑफ एंशंट फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है। जो एंशंट टाइम में जो फिलोसोफर्स हो चुके हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, तो उनकी राइटिंग्स में भी आपको जो है फिलोसॉफिकल अप्रोच के बारे में पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस में इसका क्या रिलेवेंस है, कितना यूजफुल है। मेन सपोर्टर जो है पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल अप्रोच के, वो है लियो स्ट्रॉस, ठीक है। लियो स्ट्रॉस ने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया था फिलोसॉफिकल स्टडी को। लियो स्ट्रॉस, who was one of the ardent supporters of this approach, believed that the philosophy is the quest for wisdom and political philosophy is the attempt truly to know about the nature of political things and the right or good political order. According to Leo Strauss, the philosophical approach is very necessary if you want to attain the wisdom, है ना। नॉलेज अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करनी है तो आपको फिलोसॉफिकल बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा, है ना। पॉलिटिकल फिलोसॉफी का एम ही है कि सोसाइटी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह से सोसाइटी का पॉलिटिकल ऑर्डर चल रहा है, उसका स्टडी करना। These approaches lays stress on ethical and normative study of politics and is idealistic in nature। हमने ऑलरेडी ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था किस तरह से अप्रोच होते हैं, ये आइडियलिस्टिक होते हैं, नेचर इनका कैसा होता है, आइडियलिस्टिक होता है। व्हाट ऑट टू बी पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than what is। It deals with the problems of nature and functions of state, issues of citizenship, rights, duties and etc। अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे फिलोसॉफिकल वे का, फिलोसॉफी मेथड का यूज़ किया जाता है ना। सिटीजनशिप, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारे क्या हो गए, पॉलिटिकल कंसेप्ट, आइडियाज़ हो गए, उन सब के ऊपर स्टडी किया जाता है फिलोसॉफिकल वे में। नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्टोरिकल अप्रोच। अभी इसी का मीनिंग भी इसी में छुपा है। क्या होगा ये, कोई भी अगर पॉलिटिकल इवेंट जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, एनी इवेंट विच हैज हैपेंड इन द पास्ट, उसके बारे में स्टडी करना होता है। और उसको स्टडी करने के बाद उसका रियल लाइफ या कंटेम्प्रेरी पीरियड में क्या रिलेवेंस है उन चीज़ों का, उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या इम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच बिलीव्स दैट द पॉलिटिकल phenomena could be understood better with the help of historical facts लाइक एज, प्लेस, सिचुएशन एटसेट्रा। कोई भी अगर पॉलिटिकल इवेंट या पॉलिटिकल फिनोमेना अगर पास्ट में हो चुका है, हिस्ट्री में हो चुका है, तो उस टाइम उस वो कौन सा पीरियड था, है ना, कौन सा एज था, कौन सा पीरियड था, कौन सा प्लेस था, और क्या सिचुएशन में वो चीज़ बनी है, उसके ऊपर हिस्टोरिकल अप्रोच स्टडी करता है। जैसे कि निकोलो मैकेले ने द प्रिंस बुक लिखा था, ठीक है। तो मेडिची फैमिली से वो, मतलब मेडिची फैमिली को वहाँ से हटा दिया गया था उनके रूल से, तो उसके ऊपर से उन्होंने, मतलब जो भी लाइफ सिचुएशन वो फेस करते हैं, उसके ऊपर उनकी फिलोसॉफी बेस्ड होती है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर करंट में एग्जांपल ले हम, तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बीजेपी पार्टी ना, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं। जैसे कि भारत 2014 में सबसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सबको पता था बीजेपी किसको सपोर्ट करती है, बिकॉज वी नो द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी, है ना। कल्चरल नेशनलिज्म को ज़्यादा फेवर करते हैं वो लोग। तो हमें पता था कि अगर ये सरकार आती है तो ये कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगी आने वाले पीरियड में, और वही हो रहा है ना। राम मंदिर, लॉर्ड राम के नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है। अब उसका रिलेवेंस तो हमें अभी पता नहीं है कि कितना उसका फायदा हो सकता है, लेकिन जब वो आए थे तो उनको क्या लाना था, राम युग को फिर से वापस लाना था, सतयुग राम युग को फिर से वापस लाना था। ऐसे ही इनके जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे उसमें वो लोग इसी के बारे में बात करते थे कि राम और ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है हिंदू गॉड्स के ऊपर, ठीक है। कल्चर का पार्ट है हमारे ऑल दो, बट
जब हम साइंटिफिक वे की बात करते हैं तो गॉड्स वगैरह उनका एग्जिस्टेंस हम मानते नहीं हैं। So the political thinkers like Niccolo Machiavelli, George Sabine, Dunning believe that politics and history are interlinked or related to the study of पॉलिटिक्स। हिस्ट्री का स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का ही एग्जांपल ले रहे थे हम, तो हम देखते हैं कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है 1980 में 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन अगर हम थोड़ा और इफ यू ट्रेस बैक द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी, भारतीय जनसंघ जो 1952 में एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी ही प्रीडिसेसर है हमारा बीजेपी, जो कि 1980 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, आरएसएस का भी वो प्रीडिसेसर है, आरएसएस से ही आरएसएस का ही एक ब्रांच हम बीजेपी को कहते हैं। ठीक है, और आरएसएस से हमको पता है कि राष्ट्रीय सेवा संघ किसके ऊपर फोकस करता है, हिंदुइज्म कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल वे में इनका स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीजेपी का हिस्टोरिकल स्टडी करें तो हमको एक आइडिया जरूर आ जाता है कि एक इवेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन केस अगर ये गवर्नमेंट फ्यूचर में आती है तो अगेन दे विल फोकस मोस्टली ऑन कल्चरल नेशनलिज्म, है ना। तो इस तरह से हिस्टोरिकल स्टडी का यूज किया जाता है, अप्रोच का या मेथड का यूज किया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। नेक्स्ट ट्रेडिशन देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशन अप्रोच अगेन इसमें ही इसका मीनिंग छिपा हुआ, इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करना, गवर्नमेंट सिस्टम, लेजिस्लेचर, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, उसका ये इंस्टीट्यूशन है ना, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस है या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उनका स्टडी किया जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका स्टडी किया जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। अमंग द एंशियंट थिंकर्स एरिस्टोटल इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू दिस अप्रोच, while modern thinkers like James Bryce, Bentley, Walter Bagehot and Harold Lasky are the important advocates or पॉइनर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को। वाई? बिकॉज ही स्टडीड द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, ही स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, दैट्स वाई ही लेज एन इम्फेसिस ऑन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। पॉलिटिकल थियरी का स्टडी करते हुए आपको इंस्टीट्यूशनल मेथड का भी यूज करना चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट वन इज लीगल अप्रोच। ठीक है, लीगल अप्रोच, यहाँ पे लीगल यानी कि आप यहाँ पे सिंबल देख लीजिए, यही से आपको आइडिया आ जाएगा। जुडिशरी का सिंबल है ये, इंडियन जुडिशरी हाथ में लेकर आपने देखा होगा, वो होता है हर एक कोर्ट्स में, वहाँ पे रखा हुआ होता है, न्याय की देवता जिसे हम कहते हैं डाइटी ऑफ जस्टिस। लीगल अप्रोच रिगार्ड्स स्टेट एज द क्रिएटर एंड इन्फोर्सर ऑफ लॉ एंड डिटेल्स विद लीगल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। इसके ऊपर जैसे कि जुडिशियरी सिस्टम का स्टडी करना लीगल अप्रोच में आ जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस लॉज बनाती है, लीगल अप्रोच में उनका भी स्टडी किया जाता है। लीगल इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी अगेन उसका स्टडी किया जाता है। और प्रोसेस, किस तरह से कोई भी एक बिल या लॉ फॉर्म होता है उसकी प्रोसेस का भी स्टडी किया जाता है लीगल अप्रोच में। इंपॉर्टेंट एडवोकेट्स, सपोर्टर्स ऑफ लीगल अप्रोच कौन है? सिसिलो, जीएन बोर्डिन, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, डाइसी, सर हेनरी मैन एक्सेट्रा। और दो तीन ऐड कर सकते हो आप, इसमें बहुत सारे जो लीगल अप्रोच को सारे ही लोग सपोर्ट करते हैं। जॉन लॉक भी एक एडरेंट सपोर्टर है लीगल अप्रोचेस के। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं ना, हम देखते हैं कि लास्ट अगर 3-4 ईयर से अगर आप एग्जाम्स का एनालिसिस अगर करोगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी कि वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु आर और विच अमंग द थिंकर्स और फिलोसोफर्स आर सपोर्टर ऑफ लीगल अप्रोच, है ना। नीचे दिए गए थिंकर्स में से कौन लीगल अप्रोच के सपोर्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के सपोर्टर है, या ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल अप्रोच के सपोर्टर्स है। तो ये हाईलाइट्स करके मैंने यहाँ पे इसलिए दिए हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो साथ में आप अपनी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा हेल्प होगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है।
अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ते रहोगे तो उतना पॉसिबल नहीं रहेगा आपको क्विक रिविजन्स के लिए बिफोर एग्जाम। अदरवाइज मैंने इसके बहुत सारे ट्रिक्स और शॉर्टकट नोट्स दिए हैं। आप टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे ग्रुप की, आप वहां जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोचेस या मॉडर्न मेथड्स, जिसमें हम बिहेवियरल से लेके कंटेम्प्रेरी पीरियड में कम्युनिटेरियन मार्क्सिज्म उन सब का स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर नाउ। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।